तो स्टूडेंट्स बिना टाइम को बर्बाद करें अपने सीधे आते हैं मुद्दे की बात पर। मुद्दे की बात यह है कि हमारे पास क्या क्या करियर ऑप्शंस होते हैं हमारे पास सर। ये उनके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है जो बच्चों ने 12th किया और उनके लिए भी जिन्होंने अभी 10th किया और 11th में आ रहे हैं, यानी कि अभी अभी वो 11th क्लास में आ रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या हमारे पास स्ट्रीम सिलेक्शन क्या होना चाहिए जिससे कि हम अपने करियर को अच्छे से शेप दे सके। और बच्चों बहुत जरूरी है कि हम कहाँ जाने वाले हैं उसकी पहले रूपरेखा यहाँ लिख दी जाए। मुझे एक बात छोटी सी याद आती है मामा शकुनी की। मामा शकुनी कहा करते थे भांजे युद्ध रणभूमि से पहले मनोभूमि में लड़ा जाता है। तो मनोभूमि यही होती है कि आप पहले से प्लान कर दो। इंसान के पास यही एक खासियत होती है कि वो सारी चीजों का विजन पहले क्रिएट कर सकता है माइंड में, पूरा अपना माइंड मैप बना सकता है। बस वही हमें करना है, ऐसा नहीं कि जहां हमें रास्ता ले जा रहा है वहां चलते हुए चले, ये गलत होता है। अभी मैं बात कर रहा हूं जैसे हमारे पास साइंस स्ट्रीम में, अगर आपके पास कॉमर्स स्ट्रीम है, आर्ट्स स्ट्रीम है, तो क्या क्या हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि साइंस है तो ही बहुत कुछ हो सकता है। दूसरी स्ट्रीम्स हमारे पास जो है हर स्ट्रीम में अपॉर्चुनिटीज ही है। लेकिन अपॉर्चुनिटीज बच्चों क्या होती है, अपॉर्चुनिटीज उन्हीं के हाथ लगती है जो उन्हें लेते हैं, अपने आप चलकर नहीं आती। और किसी भी आप फील्ड में चले जाओ, ऐसा नहीं है कि हम साइंस फील्ड में अगर गए हुए हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि सर साइंस में हमें तो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज का भंडार है, कॉमर्स और आर्ट्स में कुछ नहीं है। उल्टा भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि हम उसका फायदा उठा पा रहे हैं। फिलहाल मैं स्टार्ट कर रहा हूं साइंस के साथ कि जो बच्चों ने साइंस लेंगे उन्हें क्या फायदे हो सकते हैं, या अगर आप चाहते हो स्ट्रीम साइंस लेना तो उससे और क्या फायदे हो सकते हैं, वो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहले बच्चों हमारे पास आते हैं पीसीएम और पीसीबी में। हम इसे मोटा मोटा कैटेगराइज कर सकते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होता है। अब इसके बाद हमारे पास जैसे पहला एग्जाम है एनडीएनएस। मैं आपको बताते हुए चलता हूं, हल्का सा एक ओवरव्यू देते हुए चलता हूं, अदरवाइज इन सब में इंडिविजुअल वीडियोस बनाए जा सकते हैं। फिलहाल एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी, बेसिकली ये वो एग्जाम होता है, वो एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसमें आपको ऑफिसर रैंक में जाने का मौका मिलता है। और मैं इसे बहुत बेहतरीन एग्जाम मानता हूं जिसमें आपको फ्रंट रो में जाकर के नेशन को सर्व करने का मौका मिलता है, और वो भी बहुत कम उम्र में। 16.5 से 19 साल की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का होता है। जब आपने क्लास 12th में होते हो या फिर 12th कर लिया होता है आपने, तो आपके पास बहुत कम टाइम स्पैन होता है जिसमें आपको प्रिपरेशन करनी होती है। बच्चे तो शुरुआत से भी कर रहे होते हैं कुछ बच्चे, और एग्जाम को क्रैक करना होता है। ल्यूटेनेंट जैसी पोस्ट आपको स्टार्टिंग में मिल रही होती है, ऑफिसर रैंक की जॉब होती है। एनडीए एनएस की मैं बात कर रहा हूं, ये वो एग्जाम है। और इसका अगर हम थोड़ा पेपर पैटर्न में ज्यादा डिटेल में भी नहीं जाऊंगा, हल्का सा बता रहा हूं कि इसमें मैथ्स आती है, एक इसका मेजर चंक पार्ट मैथ्स का होता है, और दूसरा सब्जेक्ट जीटीए होता है, मतलब जीएटी होता है सॉरी, जिसे जनरल एबिलिटी टेस्ट हम कहते हैं, जनरल एबिलिटी टेस्ट कहते हैं, जिसमें आपके पास साइंस आती है, हिस्ट्री आती है, ज्योग्राफी आती है, करंट अफेयर्स आती है, पॉलिटिकल साइंस आती है। तो इस तरीके से इनके पार्ट्स बटे होते हैं, ठीक है। अब इसका क्या इंटरनल क्या है घुस के, वो मैं भी ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, पहले भी कई बार बताया है, आप बोलोगे तो मैं दोबारा बना के बता दूंगा। इसमें क्या होता है, पहले आपको रिटन एग्जाम क्लियर करना होता है, रिटन क्लियर हो जाता है, उसके बाद आप एसएसबी में जाते हो, एसएसबी अगर आपका क्लियर हो जाता है तो उसके बाद आपका मेडिकल वगैरह होता है, और उसके बाद फाइनली हमारा नाम आता है। पहले ये सिर्फ बॉयज के लिए था, लेकिन पिछले 4-5 सालों में या भी गर्ल्स के लिए भी इसमें एलिजिबिलिटी हो गई है। ये ना केवल पीसीएम वाले बल्कि पीसीबी वाले स्टूडेंट्स भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। लेकिन फिर आप कौन से उसमें जाना चाहते हो, आप एयरफोर्स में जाना चाहते हो या किस में जाना चाहते हो, उसके इंडियन आर्मी में जाना चाहते हो, इंडियन आर्म फोर्सेज में, उसके आधार पर फिर सब्जेक्ट डिफाइन होते हैं कि आपके पास फिजिक्स मैथ्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, वो बाद में डिस्कस करूंगा। फिलहाल अगला है हमारे पास जेडबलई आईआईटी का। जेडबलई के बारे में शायद हम जानते हो, जॉइंट इंजीनियरिंग टेस्ट, जॉइंट इंजीनियरिंग एग्जाम बेसिकली, और आईआईटी के लिए आपका रास्ता ये जो होता है, ये एक तरह का इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम होता है। इंजीनियरिंग एंट्रेंस का मतलब अगर आपका सपना इंजीनियरिंग फील्ड में कुछ करना है, अगर आप इंजीनियर लेवल पे काम करना चाहते हो, आपकी सोच, आपको लगता है कि मेरा आईक्यू उस लेवल का है जो मुझे इंजीनियरिंग वाला मुझे चीज दिखाती है, आपके लिए बेस्ट एग्जाम होगा। इसको हम, इसका भी क्या है, पहले आपको मेंस इसका क्लियर करना पड़ता है, जेईई मेंस का, अच्छी परसेंटाइल वगैरह आती है तो आपको मौका मिलता है आईआईटी में बैठने का, सॉरी आईआईटी के एग्जाम में बैठने का, मतलब एडवांस के एग्जाम में बैठने का, जिससे आपको आईआईटीज एनआईटीज वगैरह अकॉर्डिंगली मिलती है, ठीक है। तो ये एक चीज होती है। फिलहाल इसमें वही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स आपके सब्जेक्ट्स आते हैं, और अच्छे लेवल का कंपटीशन देश में इसमें देखा जाता है, काफी बच्चे इसकी प्रिपरेशन करते हैं, और अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे डेफिनेटली आप इस एग्जाम को निकाल सकते हो। अभी मैं आगे भी डिस्कस करूंगा कि जेडबलई निकालकर ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ जेडबलई करके इंजीनियरिंग ही कर रहे होते हो, और भी बहुत सारी चीजें जो हम इससे कर रहे होते हैं। और आईआईटी जाने का रास्ता सिर्फ जेडबलई है ऐसा भी नहीं है, और भी रास्ते होते हैं आईआईटी जाने के, वो भी मैं डिस्कस करूंगा बाद में। सीयूईटी एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है। कुछ बच्चे होते हैं जो बोलते हैं सर हमें जानी मानी यूनिवर्सिटीज जो है, दिल्ली यूनिवर्सिटीज, जामिया यूनिवर्सिटीज, इस तरह की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज जो हमारे पास है, यहाँ से एएमयू, हमें यहाँ से पढ़ाई करनी है, हमें इन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करनी है, लेकिन वहां पर मेरिट लिस्ट वगैरह लगती थी, उसका एक संशोधित रूप है सीयूईटी। सीयूईटी में क्या होता है कि आप एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देते हो अपने 12th के बाद, उस में आपका नंबर जो आती है उसके आधार पर यूनिवर्सिटीज अपने अपने जगहों पर एक मेरिट लिस्ट लगा देती है कि जो इतने नंबर तक ला पाया सीयूईटी में वो हमारे वहां एंट्री करने के लिए एलिजिबल है। तो एक तरीके का कॉमन यूनिवर्सिटी जो एलिजिबिलिटी टेस्ट या कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो ये है,
ये खुद इसका नाम ही बता रहा है कि ये करता क्या है। बाकी क्या इसके क्राइटेरियंस होंगे उसके बारे में बाद में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, अभी हम एक एक करके ऊपर से जा रहे हैं। अगला हमारे पास बीटेक है। बीटेक फिर से अगर आपने मान लिया ये नहीं कि आपको बीटेक करना है, तो फिर बीटेक जनरली आप कहीं से भी कर सकते हो, अड़ोस पड़ोस के कॉलेज से भी कर सकते हो, आसपास थोड़ा शहर के कॉलेज से भी कर सकते हो। लेकिन जो यहाँ से बीटेक कर रहा है, जो यहाँ से बीटेक कर रहा है, उसमें सिर्फ इतना ही फर्क होगा कि आईआईटी में जाकर आपको एक बिगर एक्सपोजर मिलता है वहां पर, क्योंकि काफी हम एग्जाम को क्रैक करके पहुंचे होते हैं, तो अलग अलग तरह के लोगों से मिलने का मौका मिलता है और ऐसी चीजें होती है। अदरवाइज बीटेक हम कहीं से भी कर सकते हैं करना चाहिए तो। उसके बाद ऐसे ही करके बीएससी कर सकते हैं, बी आर्ट्स कर सकते हैं, बीसीए, बीबीए, बीएससी एलएलबी, बीएससी, बीएड, आइजर। एक एक करके समझाता हूं। बीएससी मतलब कि जैसे मैंने फॉर एग्जांपल मैंने बीएससी ही किया है, तो बीएससी मतलब बैचलर इन साइंस। बेसिकली आपने बैचलर ऑफ साइंस यानी कि आप साइंस के फील्ड में, जैसे आपके पास पीसीएम सब्जेक्ट हो सकता है या आपके पास सीबीजेड सब्जेक्ट हो सकता है जो कि अपने पीसीबी वाले बैकग्राउंड के, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, या कुछ बच्चे पीएमएस कॉम्बिनेशन लेते हैं जिसमें फिजिक्स, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स आती है। तो इस तरह से हम बीएससी कर सकते हैं। क्या बीएससी करना चाहिए? बिल्कुल कर सकते हो, बहुत अच्छा है। मैं पहले ही बता रहा हूं, इसमें जरूरी नहीं है कि आप किसी को कर दिया तो उसके बाद छुट्टी आती है, ऐसा नहीं है। अगर आप वहां जाकर उसको जस्टिफाई कर पा रहे हो तो बात होती है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बीएससी करने के बाद धमाल मचा देते हैं, आपके सामने मैं ही खड़ा और जैसे एग्जांपल के लिए। अभी बी आर्ट्स है। बी आर्ट्स यानी कि बैचलर इन आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर में भी काफी लोग अपना करियर बनाते हैं, जिन्हें बिल्डर बनने का शौक होता है, जिनका मतलब इस तरह के आर्किटेक्ट वाले फील्ड में, इस वाले फील्ड में जिनका थोड़ा सा रुझान होता है, वो इसमें जाते हैं। लगभग 5 साल का एक कॉम्बिनेशन कंप्लीट पैकेज होता है जिसमें आप ये कंप्लीट कर रहे होते हो। इसमें आपको ऑन साइट काम करने की प्रैक्टिस होती है और मतलब करवाते हैं ये सारे के सारे, आपको वर्कशॉप चलाई जाती है, बहुत कुछ होता है, प्रैक्टिकल लेवल पे चीजें कराई जाती है। फिर अगर आपने इसको क्लियर कर लिया तो अगर आपने इसको अच्छे से किया था, जेन्युइनली अगर आपने इसकी पढ़ाई की थी, तो आप बहुत अच्छा फ्यूचर में कर सकते हैं। बीसीए बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है, यानी कि अगर आपका रुझान है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स वगैरह में, अगर आप इसमें चाहते हो कि यार मैं कुछ करूं, यानी आपको लगता है कि मेरा रुझान ही इसी में, मतलब मेरा पैशन ही इस तरह की चीज़ है, तो आप जरूर इसको करना चाहिए। मैं कहता हूँ काफ़ी बच्चे होते हैं जैसे जो ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे होते हैं, या फिर जिनके पास मतलब अच्छा नॉलेज होता है कंप्यूटर का, जिनको लैंग्वेजेस, जो कंप्यूटर लैंग्वेजेस होती है, इनमें ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, कोडिंग वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, मैं उन्हें प्रीफर करूँगा कि वो इस तरह की लाइन में जाया करो, ताकि आपका पैशन ही आपका प्रोफेशन बने, आपके पास डिग्री भी हो और आपके पास एक स्किल भी हो। दूसरा क्या, बीबीए, जैसे धंधे वगैरह में हमारा इंटरेस्ट है, हमें बिजनेस करना है सर, हमें कैसे करना है, तो उसके लिए ये ऑफिशियली ये चीज है कि बीबीए अगर आप कर रहे हो तो आपको बेसिक उसके कोर आइडियाज जो होते हैं वो दिखाई देते हैं। तो आप अगर जो बिजनेस कर रहे होंगे ट्रेडिशनल तरीके से ना करके, क्या उसका स्ट्रक्चर होता है, उसका पढ़ाई लिखाई यहां पर होती है, बैचलर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इसे कहते हैं। बीएससी एलएलबी अगर आप चाहते हो कि यार मुझे एलएलबी लॉ वगैरह करना है, मुझे लॉ वाले फील्ड में जाना है, वकालत जैसे फील्ड में मुझे जाना है, तो आप बीएससी के साथ इंटीग्रेटेड एलएलबी को कर सकते हो। इसी तरीके से बीएससी बीएड अगर आप टीचिंग के सब्जेक्ट में जाना चाहते हो, आपको लगता है कि मैं टीचिंग में मुझे अच्छा फील आता है, मेरा पैशन टीचिंग है, तो आपको बीएससी के साथ आप इंटीग्रेटेड बीएड करोगे तो कम समय में भी ये चीजें हो जाती है और आपको डिग्री भी मिल जाती है। काफी जो आपके आगे आने वाले टीजीटी पीजीटी एग्जामिनेशन होते हैं उसमें आपको काफी हेल्प मिलती है। आइजर बहुत इंपॉर्टेंट, आइजर इंपॉर्टेंट लेकिन अंडर एस्टिमेटेड है, अंडररेटेड है। कई बार लोग इसे अंडर एस्टिमेट करते हैं, उन्हें पता ही नहीं रहता आइजर से एग्जामिनेशन भी होता है। इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड एजुकेशन रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, ये इसकी फुल फॉर्म है आइजर की। अब समझो आइजर और आईआईटी में क्या फर्क है, कंपैरिजन देख रहे हो, आइजर का आईआईटी से कंपैरिजन है, तो इस लेवल की चीज होती भी है वास्तव में, इसमें कंपटीशन भी है। एक्चुअली क्या है कि 1951 में आईआईटीज जब बने थे, जब हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उस समय का जो हमारा सिस्टम था वो ये था कि यार कैसे हम टेक्नोलॉजी में अपने आप को आगे करें, अगर हम टेक्नोलॉजी में अपने आप को आगे करेंगे तो डेफिनेटली हम आगे बढ़ेंगे, देश नया नया आजाद हुआ था। आईआईटी का गठन किया गया, आईआईटी खड़गपुर पहली बार जो बना था 1951 में, इसी सोच के साथ बना था कि इनमें जो इंडियन स्कॉलर्स होंगे, जो इंटेलेक्ट्स होंगे, जो कि इंजीनियरिंग माइंडसेट रखते होंगे, रिसर्च माइंडसेट रखते होंगे, वो लोग आईआईटीज में आएंगे। लेकिन हुआ क्या, अभी आईआईटी में आते ही जैसे बच्चा आईआईटी के अंदर घुसता है, बहुत पढ़ाई लिखाई इंजीनियरिंग करके आया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब पढ़ के आया, लेकिन जैसे ही वो आईआईटी के अंदर घुसता है उसे इतना वास्ट एक्सपोजर उसे वहां पर मिलता है कि वो इतना ज्यादा क्रिएटिव हो जाता है कि कहीं वो डांसर बन जा रहा है, कहीं जाकर वो डायरेक्टर बन जा रहा है, कहीं जाकर वो एक्टर बन जा रहा, मतलब वो इंजीनियरिंग के अलावा सब कुछ कर दे रहा। तो ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी बात है, यहाँ के बंदा बहुत क्रिएटिव हो जाता है क्योंकि उसे उस लेवल पे एक्सपोजर मिलता है, इतने कनेक्शंस उसके लोगों के साथ बन रहे होते हैं। लेकिन जो मेन कोर आइडिया था आईआईटीज का कि एक रिसर्चर हमें मिलना चाहिए जो हमारा स्पेसिफिक हो, वो कहीं ना कहीं खो गया, जिससे नुकसान नहीं हुआ लेकिन फिर भी हमारा वो आइडिया रह गया। तो उसको फुलफिल करने के लिए आइजर को 2006 में बनाया गया। अभी उस समय जब थे 5 आइजर थे, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड साइंस एजुकेशन रिसर्च, लेकिन वर्तमान में अगर हम देखें तो 7 आइजर हमारे पास मौजूद है। अगर आप देखना चालू करोगे इंडिया के पश्चिम से देखोगे, वेस्टर्न पार्ट से, तो मोहाली पंजाब में आपको एक मिलेगा, मिडिल पार्ट ऑफ इंडिया में भोपाल मध्य प्रदेश में आपको मिलेगा, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में आओगे कोलकाता में, ओडिशा की तरफ आपको 2, मतलब एक ओडिशा में और एक कोलकाता में आपको आइजर मिलेंगे। फिर नीचे की तरफ आओगे आप सदर्न पार्ट की तरफ, तो आपको पुणे की तरफ एक आइजर मिलता है, मतलब पुणे आइजर की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद आप थोड़ा नीचे आते हो तो आंध्र प्रदेश की तरफ, इस तरफ अगर आप आते हो ईस्टर्न बेल्ट में, तो आपको आंध्रा में तिरुपति आइजर करके, और तिरुवनंतपुरम केरला में जो कि वेस्टर्न पार्ट में,
मतलब वेस्टर्न घाट की तरफ, वहाँ पर आपको मिलता है, जो कि तिरुवनंतपुरम। तो मेरे ख्याल से मैंने 7 के नाम शायद ले लिए होंगे, यही हैं जो है मैंने बताया, ठीक है ना। तो इस तरह से, और ये टॉप है। ऐसा मैं हल्का सा आपको आइडिया भी देता हूँ इसमें निकलते कैसे हैं, क्या क्राइटेरिया। इसके 2 तरीके हैं। अगर आपने IIT का एग्जामिनेशन तक अगर आप पहुंच गए, IIT मतलब अगर आपने जेईई मेंस क्लियर किया, आप एडवांस में बैठने का आपको मौका मिला, टॉप 15,000 बच्चों में अगर आप आ गए, अगर आपकी 15,000 तक रैंक आ रही है, तो आपको इसके एंट्रेंस में बैठने का मौका, मतलब आपको मौका मिलेगा आइजर का, मतलब ये डायरेक्ट एंट्री हो सकती है। दूसरा बात यह है कि आइजर का एक एग्जामिनेशन इंडिपेंडेंटली होता है। उस एग्जामिनेशन में जून जुलाई आप प्लीज चेक कर लेने से, लेकिन इस तरह से वो लगभग होता है एग्जामिनेशन। उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, आपके 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। 15-15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 3-3 मार्क का एक क्वेश्चन होता है। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है। तो उस आइजर के एग्जामिनेशन के थ्रू भी हम पहुंच सकते हैं। इसका मतलब आपको ध्यान देने वाली चीज है कि आइजर का एग्जामिनेशन न केवल पीसीएम बल्कि पीसीबी का बच्चा भी दे सकता है, क्योंकि इसमें रिसर्च होती है। रिसर्च किसी भी फील्ड में हो सकती है, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और इनके अलावा भी अदर सब्जेक्ट्स में। लेकिन मैंने इसको आपका क्राइटेरियन हल्का हल्का बताने की कोशिश कर दी। उसके बाद हम आते हैं पीसीबी वाले में। पीसीबी में बहुत मतलब पॉपुलर एग्जाम नीट यूजी का एग्जाम, काफी हाई कंपटीशन होता है। 25-30 लाख बच्चे इस एग्जाम को दे रहे होते हैं। ऑलमोस्ट 1 लाख बच्चे निकल रहे होते हैं। मोटा मोटा 4% का रेशियो इसमें होता है सक्सेस का, मतलब निकलने का। लेकिन अच्छा एग्जाम है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के क्वेश्चंस आते हैं। क्या तरीका है, वो चीजें हम पढ़ा रहे होते हैं। नीट का जो मैं खुद पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स, तो आप देखना उस चीज को। एनडीए मैथमेटिक्स मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पीसीबी और पीसीएम दोनों स्टूडेंट दे सकते हैं, लेकिन कुछ स्लाइट रेस्ट्रिक्शंस हैं जिसमें कि सिर्फ पीसीएम वाला बच्चा प्रायोरिटी ले जाता है। बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी फूड टेक्नोलॉजी, जैसे बायोटेक्नोलॉजी में कुछ मेडिसिन वगैरह के फील्ड में अगर आपको काम करना है, इस तरह का आपका इंटरेस्ट है, तो बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में। बीएससी फूड टेक्नोलॉजी, क्रॉप्स बन रही होती है। जीएम यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स होती है, कहां से आ रही है, वो इन्हीं लोगों से आ रही है जो फूड टेक्नोलॉजी वगैरह में काम कर रहे होते हैं। आइजर, फिर मैंने जैसे कि आपको बताया। तो बच्चों, मुझे लगता है कि मैंने आपको एक हल्की सी जानकारी लगभग दे दी कि इस तरह की चीजें होती है, लेकिन इनके बारे में मैंने हल्का सा आपको नॉलेज दिया। जैसे बीबीए किया, बीबीए करने के बाद एमबीए कर सकते हो अब, क्योंकि बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि आप धंधे में और ऊपर जाना चाहते हो। अब एमबीए करने के लिए आप एमबीए के लिए फिर एंट्रेंस टेस्ट होते हैं। अभी ये थे सिर्फ बैचलर डिग्री, इसके लिए कुछ एंट्रेंस टेस्ट है जो मैंने लिखे हुए, जैसे जेईई है या सीईटी है या नीट यूजी है। नीट यूजी यानी अंडर ग्रेजुएशन के लिए। लेकिन आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, आपको मास्टर्स की डिग्री लेनी है, तो उसके लिए भी फिर से एक और बार दोबारा से एंट्रेंस टेस्ट होते हैं। जैसे मैं बीबीए की बात कर रहा हूं, बीबीए बीसीए के बाद आप एमबीए करना चाहते हो, आप कैट एग्जाम दे सकते हो, आप मैट दे सकते हो, सी मैट दे सकते हो, जी मैट दे सकते हो, जेड दे सकते हो, एक्सएटी कहना चाह रहा हूं, जेड दे सकते हो, या आप फिर इस तरह से आत्मा दे सकते हो। तो इस तरीके से ये सारे के सारे एंट्रेंस टेस्ट आप दे करके, मतलब ऑलमोस्ट 13 ऐसे एंट्रेंस टेस्ट होते हैं जिनसे आप एमबीए में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, जैसे मानिए फॉर एग्जांपल आपने कॉमन एडमिशन टेस्ट कैट दिया, कैट देने के बाद आपको वैट देना पड़ेगा, राइटिंग एबिलिटी टेस्ट, उसके बाद फिर आपका जीडी होंगे, ग्रुप डिस्कशन, उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, उसके बाद आप फाइनली एमबीए करोगे। अगर टॉप यूनिवर्सिटी से आप एमबीए कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप आईआईएम में जा रहे हो, यानी कि जो आईआईएम्स होते हैं, जैसे आईआईएम अहमदाबाद है, अगर आप वहां जाकर एमबीए कर रहे हो तो आपकी वैल्यू ही नेक्स्ट लेवल की होती है। तो यह चीज होती है। इसका मतलब क्या है, कॉम्पिटिशन 2 बार है। एक बार चाहो तो 12th के बाद है, लेकिन कोई बच्चा 12th के बाद भी नहीं अगर समझ पाता, आइडिया नहीं लग पाता, फिर एक बार और मौका मिलता है ग्रेजुएशन के बाद, ताकि पोस्ट ग्रेजुएशन में इस बार निकलो। क्योंकि कई बच्चे आईआईटी में नहीं पहुंच पाते, बीटेक नहीं कर पाते, लेकिन एमटेक बहुत लोग कर लेते हैं आईआईटी से, जिनको जानकारी नहीं थी। वो अभी अपनी ग्रेजुएशन में अच्छी पढ़ाई करते हैं, गेट के थ्रू या फिर गेट के थ्रू, नेट के थ्रू, कहीं ना कहीं वो अपने आईआईटी का जो सपना था उसे दोबारा से पूरा कर सकते हैं। अच्छा, एक बात आईआईटी से और याद आई, मुझे लगता है जैसे ना फॉर एग्जाम्पल इसमें एक एग्जाम और है जो मुझे याद आ रहा है, जैसे यही है फॉर एग्जांपल ये बी आर्च है ना, बी आर्च। अगर आपको बी आर्च करना नहीं है कि बैचलर आर्किटेक्चर, आपको पता है जेईई के एग्जाम के बाद भी हो सकता है। अगर आप जेईई मेंस का एग्जाम करते हो, जेईई एडवांस का एग्जाम करते हो, तो उसी में आपको ये अपॉर्चुनिटी भी मिलती है यहाँ पर पहुंचने की। ऐसे करके बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन वो अभी समय की कुछ गरिमा है, वरना अदरवाइज मुझे अभी नेक्स्ट टॉपिक में भी आना है। कॉमर्स वाले को भी बताना था मुझे, नेक्स्ट बताना था आर्ट्स में क्या क्या फायदे होते हैं, कैसे कैसे हम एग्जाम में फिल करके फायदे हो सकते हैं, और हर एक के इंडिविजुअल लेवल पे होते हैं। लेकिन मैं नहीं चाहता कि जल्दीबाजी के चक्कर में हम इनको निपटा दें खाली। अगर आप कोई ऐसे बच्चे थे, क्योंकि मेरे साथ ज्यादा बच्चे लिंक जो है वो साइंस के ही हैं, तो फिलहाल चलो साइंस काम हो गया। लेकिन अगर आप चाहते हो कि सर कॉमर्स में और हमारे पास आर्ट्स फील्ड में क्या क्या और फायदे हो सकते हैं, क्या क्या हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं कैरियर के लेकर, वो आप बताओ, तो मैं वो बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ये मानकर चलो कि किसी को मैं प्रेफरेंस नहीं दे रहा, ऐसा नहीं कि साइंस में ही कुछ होता है, मैंने पहले भी कहा था डिस्क्लेमर में, साइंस कॉमर्स वो सब में होता है, बस करने वाला होना चाहिए। अभी के लिए डियर फ्रेंड्स इतना ही। अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगी ये चीजें और कोई डाउट्स है आपको, आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी टेक केयर, जय हिंद, बाय।